हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग सब अपने घरों पर अच्छे ही होंगे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक सीएनएस का, जो ड्रग्स एक्टिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक इसका नेक्स्ट टॉपिक ओपोइड एनाल्जेसिक। हमारे टॉपिक का नाम क्या है? ओपोइड एनाल्जेसिक। ओपोइड एनाल्जेसिक ये भी एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिंग ड्रग्स हैं। कौन से ड्रग्स हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिंग ड्रग्स है। अब हम देखते हैं कि ये किससे बना है। ओपोइड। इसको अगर हम तोड़ें तो ओपोइड और एनाल्जेसिक, ओपोइड और एनाल्जेसिक, यह दो चीजों से मिलकर बना है। किस किस से? ओपोइड और एनाल्जेसिक। अब हम बात करते हैं ओपोइड की। ओपोइड होते हैं ओपियम डेरिवेटिव। क्या होते हैं ओपोइड्स? हम ओपोइड्स बोलते हैं जो ओपियम डेरिवेटिव हैं, यानी कि जो ओपियम अफीम या पॉपी प्लांट से जो प्राप्त होते हैं। और एनाल्जेसिक वे ड्रग्स होती हैं जो यूज टू रिलीव पेन। ठीक है, हम बात करते हैं ओपोइड एनाल्जेसिक की। तो ओपोइड एनाल्जेसिक में ओपोइड और एनाल्जेसिक। ओपोइड का मतलब है ओपियम, यानी कि अफीम के जो डेरिवेटिव होते हैं वो। और बात आती है एनाल्जेसिक होते हैं जो एनाल्जेसिक को बोला जाता है पेन किलर, यानी कि यूज टू रिलीव पेन। और इनको बोला जाता है क्या? यानी कि पेन किलर। वैसे तो पेन किलर आती है, किस में आती है? NSAID में आती है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। लेकिन जो भी पेन किलर ओपीएम से मिलकर बनी हुई होती हैं वो सब किस में आती है? ओपोइड एनाल्जेसिक में। ठीक है, तो आप समझ गए ओपोइड एनाल्जेसिक। और ये भी कौन सी है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि CNS एक्टिंग ड्रग्स। These are also सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिंग ड्रग्स। कौन से सिस्टम पर? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर। एनाल्जेसिक पेन को कम करेंगी। ओपोइड ओपियम, यानी जो ओपियम से मिलके बनाए, अफीम से मिलके बनाए, वो होता है ओपोइड। ठीक है, तो ये है हमारा ओपोइड एनाल्जेसिक के बारे में। इसके बाद में हम देखेंगे कि जो ओपोइड एनाल्जेसिक है, जो अफीम से जो भी डेरिवेटिव प्राप्त होते हैं और उनको हम अगर एज ए पेन किलर हम यूज करते हैं तो वो कौन कौन से होंगे और वो कहाँ कहाँ यूज होंगे। ठीक है, तो वो हम देखेंगे कि वो कहाँ कहाँ यूज होंगे और उनका क्लासिफिकेशन। तो पहले हम देखते हैं जो ओपीएम से जो डेरिवेटिव प्राप्त होते हैं वो भी उनकी रिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग दो क्लासेज में क्लासीफाई है। तो हम देखेंगे कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ ओपोइड एनाल्जेसिक, इसका क्लासिफिकेशन ऑफ ओपोइड एनाल्जेसिक, क्लासिफिकेशन और वो भी किसका? ऑफ ओपोइड एनाल्जेसिक्स। जो ओपोइड एनाल्जेसिक है उनका क्लासिफिकेशन। तो ओपोइड एनाल्जेसिक दो तरीके से क्लासिफाई किए हैं, तो उनके रिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो एक तो है फिनेंथेरिन, एक रिंग तो कौन सी है? फिनेंथेरिन रिंग। और दूसरे वाले जो होते हैं उनके अंदर कौन सी रिंग है? उनके अंदर है बेंजिल आइसोक्विनोलिन। कौन सी रिंग है? बेंजिल आइसोक्विनोलिन रिंग। ओके,
तो जो क्लासिफिकेशन वो किसके अकॉर्डिंग है, उनके अंदर जो प्रेजेंट है रिंग स्ट्रक्चर, जो रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग है। तो एक में तो है फिनेंथेरिन रिंग, जिनके अंदर फिनेंथेरिन रिंग होती है, और दूसरा है जिनके अंदर बेंजिल आइसोक्विनोलिन रिंग है। तो अब बात करते हैं जो फिनेंथेरिन रिंग है उसके अंदर कौन कौन से आते हैं। उसके अंदर आते हैं मॉर्फिन, उसके अंदर आती है मॉर्फिन, एक आती है कोडीन, मॉर्फिन आती है, कोडीन आती है, और एक आती है थीबेन। थीबेन कौन सी आती है, मॉर्फिन, कोडीन, थीबेन। मॉर्फिन, कोडीन, थीबेन, फिनेंथेरिन रिंग, फिनेंथेरिन रिंग, मॉर्फिन, कोडीन और थीबेन। अब बात करते हैं हम बेंजिल आइसोक्विनोलिन की। तो बेंजिल आइसोक्विनोलिन में आती है, एक तो आती है पेप्टेवेरिन, 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 एक आती है नारकोटीन, नारकोटाइन, नारकोटाइन, पेप्टेवेरिन, नारकोटाइन, और एक आती है नोस्केपाइन, नोस्केपाइन। ठीक है, तो हमने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ ओपियम एनाल्जेसिक या क्लासिफिकेशन ऑफ ओपोइड डेरिवेटिव, इसमें हमने देखा कि रिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग तो फिनेंथेरिन रिंग, और एक होती है बेंजिल आइसोक्विनोलिन। फिनेंथेरिन में तो मॉर्फिन, कोडीन, थीबेन। कोडीन जिसको बोला जाता है मिथाइल मॉर्फिन, कोडीन को क्या बोला जाता है, मिथाइल मॉर्फिन, मिथाइल मॉर्फिन। और जो बेंजिल आइसोक्विनोलिन है उसमें क्या है, पेप्टेवेरिन, नारकोटाइन और नोस्केपाइन। ये भी वेजोडाइलेटरी है, और नोस्केपाइन ये कफ में यूज आती है, हम आगे देखेंगे। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ओपोइड एनाल्जेसिक ऑन द बेसिस ऑफ रिंग स्ट्रक्चर। जो इसकी रिंग स्ट्रक्चर है किसके बेसिस पर है, ये ऑन द बेसिस ऑफ रिंग स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ रिंग स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ रिंग स्ट्रक्चर। ओके, जो इन स्ट्रक्चर्स के अंदर जो रिंग सिस्टम होगा उसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, जो होगा रिंग सिस्टम यानी कि जिसको बोला जाता है अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री। अब हमारी अगली जो आती है वो आती है जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। अगर हम क्लासिफिकेशन देखें, फार्माकोलॉजिकल नहीं, हम देखते हैं उनकी जो अकरेंस है, ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस। अकरेंस का मतलब होता है प्राप्ति, ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस यानी कि उनकी जो प्राप्ति होती है, प्राप्ति के अनुसार हम देखेंगे कि उनका जो क्लासिफिकेशन है वो कैसा और किस टाइप का होगा। तो किसके बेसिस पर, अकरेंस में हम बात करते हैं, एक आता है जो नेचुरल, एक आता है सेमी सिंथेटिक, नेचुरल जो नेचुरली प्राप्त होते हैं, नेचर से प्राप्त होते हैं, और सेमी सिंथेटिक जो उनको प्राप्त करने के बाद उसमें जो सिंथेसाइज किया जाता है वो होता है सेमी सिंथेटिक, और एक होता है सिंथेटिक। अब इनमें अंतर क्या है, बात करें नेचुरल की
तो जैसे मॉर्फिन, कोडीन, थीवेन, ये क्या नेचर से प्राप्त होते हैं और जैसे प्राप्त होते हैं वैसे ही यूज होते हैं। अब मॉर्फिन की जो लीवो फॉर्म है वो एक्टिव है, तो मॉर्फिन जो नेचर में जैसे प्राप्त होते हैं वैसे यूज होते हैं, तो मॉर्फिन, कोडीन आ जाएगी। और सेमी सिंथेटिक की अगर हम बात करें तो सेमी सिंथेटिक में वो होते हैं जो नेचुरल में थोड़ा मॉडिफिकेशन करने के बाद हमें प्राप्त होते हैं, नेचर से मिला और उसको हमने मॉडिफाई किया, वो हो गया सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक हो गया नेचुरल से मॉडिफाई किया। और जो सिंथेटिक है, सिंथेटिक में नेचुरल से कोई संबंध नहीं होता, इसमें हमको जो मॉडिफिकेशन करना होता है वो हम सेमी सिंथेटिक में करते हैं। किस में करते हैं? सेमी सिंथेटिक में। तो इसलिए इसको बोला जाता है सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब क्या होता है कि वो हमने खुद ने सिंथेसाइज किए हैं, इसमें नेचर का कोई रोल नहीं है कि हमें कहाँ से नेचर से मिला है, जमीन से मिला है, हवा से मिला है, पानी से मिला है, एनिमल से मिला है, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। हमारा जो रिलेशन है वो सिर्फ किससे है कि हमको जो उसके जो मीडिएटर, जो मिडिल थिंग्स जो यूज आती थी, हमने उसी से उसको सिंथेसाइज कर लिया है, तो वो होता है सिंथेटिक। अब हम इसके अंदर बात करते हैं इसके जो क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन में मॉर्फिन, कोडीन, थीवेन, और एक आती है पेपेवेरिन। तो कौन कौन सी? मॉर्फिन, कोडीन, थीवेन, MCT और पेपेवेरिन, MCTP। तो मॉर्फिन, कोडीन, थीवेन और पेपेवेरिन। बात करते हैं अब हमारी सिंथेटिक की। तो सिंथेटिक में जो आती है उसमें आती है, एक तो आती है फोलकोडीन। जैसे कोडीन है, कोडीन के लगाया फोलकोडीन, तो फोलकोडीन, कोडीन और फोलकोडीन। जैसे कोडीन है ऐसे ही फोलकोडीन है। और एक आती है हमारी हेरोइन, हीरोइन नहीं, हेरोइन। हीरोइन होती है जो फिल्मों में काम करने वाली लड़कियां होती है, जो फिल्मों में रोल अदा करती हैं, एक्ट्रेस या हीरो के अपोजिट हीरोइन। तो हीरोइन नहीं बोला जाता, इसको बोला जाता है हेरोइन। और फोलकोडीन, कोडीन से ही फोलकोडीन और हेरोइन। तो नेचुरल में मॉर्फिन, कोडीन, थीवेन, पेपेवेरिन। सिंथेटिक में कोडीन, सिंथेटिक में आती है फोलकोडीन और हेरोइन। अब बात करते हैं सिंथेटिक की अगर हम बात करते हैं तो सिंथेटिक में आती है मेथाडोन। सिंथेटिक में अगर देखा जाए तो आती है डाइफेनॉक्सिलेट। एक आती है ट्रामाडोल। कौन सी आती है? एक आती है डाइफेनॉक्सिलेट, एक आती है ट्रामाडोल। डाइफेनॉक्सिलेट, ट्रामाडोल। तो हम अगर नेचुरल की बात करें तो मॉर्फिन, कोडीन, थीवेन, पेपेवेरिन। सेमी सिंथेटिक की बात करें कोडीन, वो फोलकोडीन और हेरोइन। और अगर हम बात करें किसकी? सिंथेटिक की। तो सिंथेटिक में 3 तरीके से क्लासिफिकेशन है। तो एक तो है पाइपेरिडीन, एक है हेप्टेनोन। तो इसका जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, एक तो है पाइपेरिडीन और हेप्टेनोन। ये किसमें क्लासिफिकेशन है? पाइपेरिडीन और हेप्टेनोन। पाइपेरिडीन और एक आता है हेप्टेनोन। और इसमें डायरेक्टली ड्रग्स आएंगी। पाइपेरिडीन में ड्रग्स आती है पैथिडीन और एक ड्रग आती है फेंटेनाइल। कौन सी ड्रग आती है? फेंटेनाइल। हेप्टेनोन में ड्रग्स आती है मेथाडोन।
भाई सिंथेटिक पाइपेरिडीन में आती है पैथिडीन और फेंटेनाइल। हेप्टेनोन में आती है मेथाडोन आएगी। और जो तीसरी जो आती है उसमें हम देखते हैं कि इसमें कोई रिंग स्ट्रक्चर का ऐसा नहीं है, वो सिंथेटिक आती है। तो सिंथेटिक में ट्रामाडोल लोपेरामाइड, ट्रामाडोल लोपेरामाइड, ट्रामाडोल लोपेरामाइड। और एक आती है डाइफेनॉक्सिलेट। कौन सी आती है? डाइफेनॉक्सिलेट। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ओपोइड एनाल्जेसिक ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस। जैसे हमको इनकी प्राप्ति होती है उसके अकॉर्डिंग। एक हमने देखा था रिंग सिस्टम में हमने देखा फिनेंथेरिन रिंग और बेंजिल आइसोक्विनोलिन रिंग के ऊपर। और ये वाला हमारा है सेकंड वाला, वो है अकरेंस में जो जहाँ से हमको प्राप्त होते हैं, तो प्राप्ति के ऊपर रिलेटेड है। तो जो नेचर से मिलते हैं नेचुरल, सिंथेटिक जो नेचुरल में मॉडिफाई करते हैं सेमी सिंथेटिक, और जो सेमी सिंथेटिक में मॉडिफाई करके बाद बनाते हैं वो होते हैं सिंथेटिक। ठीक है, सिंथेटिक। अब नेचुरल में मॉर्फिन, कोडीन, थीबेन और एक आता है पेपेवेरिन। मॉर्फिन, कोडीन, थीबेन, पेपेवेरिन। तो ये तो कौन से आगे नेचुरल में। अब सेमी सिंथेटिक में आता है फोल कोडीन। जैसे हमने कोडीन पढ़ा था किसमें? नेचुरल में पढ़ा कोडीन, तो फोल कोडीन और हेरोइन को बोला जाता है डाई एसिटाइल मॉर्फिन। हेरोइन क्या होती है? डाई एसिटाइल मॉर्फिन, डाई एसिटाइल मॉर्फिन। ठीक है, फोलकोडीन और हेरोइन। तो और हेरोइन क्या होती है? डाई एसिटाइल मॉर्फिन। यानी कि मॉर्फिन तो है, वो तो एनाल्जेसिक है ही, लेकिन सबसे ज्यादा हेरोइन है जो इससे भी ज्यादा एक्टिव है, इससे भी ज्यादा ओपोइड प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा रखती है। और हेरोइन को लोग किस में यूज करते हैं? नशे के रूप में। जैसे ओपीएम पूछे, कोई ओपीएम ले रहा है तो मोस्टली हेरोइन ले रहा है। हेरोइन क्या होती है? ओपीएम यानी कि मॉर्फिन से भी ज्यादा एक्टिव होती है, मॉर्फिन से भी ज्यादा पोटेंट होती है, वो होती है हेरोइन। हेरोइन को ज्यादातर लोग नशे में यूज करते हैं। अब बात करते हैं हम सिंथेटिक में बात करते हैं तो जो इसको भी हमने रिंग सिस्टम, जैसे हमने देखा था यहाँ पे रिंग स्ट्रक्चर देखी थी, बेंजल आइसोक्विनोलिन और पेपेवेरिन वाली, तो फिनेंथेरिन वाली, तो वो तो थी इस अकॉर्डिंग टू क्लास में ही थी। लेकिन जो सिंथेटिक में भी अगर हम बांटे तो पाइपेरिडीन, हेप्टेनोन, दो क्लास है। पाइपेरिडीन है तो पैथिडीन और फेंटेनाइल। हेप्टेनोन की बात करें तो मेथाडोन और ट्रामाडोल, लोपेरामाइड, डाइफेनॉक्सिलेट। ट्रामाडोल, लोपेरामाइड और डाइफेनॉक्सिलेट। ये था हमारा क्लासिफिकेशन। क्या था? क्लासिफिकेशन हमने किया था दो तरीके से। ठीक है, तो एक तो हमने क्या पढ़ा कि ये ओपीएम के प्रोडक्ट हैं। किसके प्रोडक्ट हैं? ओपीएम के। ओपीएम को हिंदी में बोला जाता है अफीम। ठीक है, ओपीएम प्रोडक्ट है। फिर हमने इनका क्लासिफिकेशन देखा, और क्लासिफिकेशन के बाद में पहले तो हमने डिस्क्रिप्शन देखा। इसका क्या देखा? डिस्क्रिप्शन भी देखा हमने इनका। क्लासिफिकेशन सी देखेंगे हम इसका यूज, और डी देखेंगे हम इनका क्या? कॉन्ट्राइंडिकेशन। ठीक है, एक तो देखा हमने, क्या देखा? डिस्क्रिप्शन। एक देखा क्लासिफिकेशन। अब हम देखेंगे इसका यूज, और क्या देखेंगे? कॉन्ट्राइंडिकेशन। फिर देखेंगे साइड इफेक्ट, और फिर ओपोइड। फिर देखेंगे साइड इफेक्ट, और जो इसके बाद हम देखेंगे ओपोइड एंटागोनिस्ट।
गोनिस्ट। ठीक है, तो हमने देखा कि भाई डिस्क्रिप्शन तो हमारा हो गया, इसके बाद में क्लासिफिकेशन अभी जस्ट हो गया। अब हमारा अगला आता है इसका यूज। तो हम क्या देखेंगे, यूजेज। यूजेज की बात करें तो जो पहला यूज है वो तो क्या है, अब हम इसके यूज सोचें कि भाई मॉर्फिन क्या काम आती है। मॉर्फिन एक पोटेंट एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक। तो एक यूज तो क्या हो गया, एनाल्जेसिक। दूसरा यूज क्या हो गया, एनाल्जेसिक है। एक हो गया एंटी डायरियल, एंटी डायरियल, एनाल्जेसिक, डायरियल। ठीक है, एक हो गया। अब हम इसके यूज सोच रहे हैं कि भाई एक तो होता है एनाल्जेसिक, एक होता है डायरिया, डायरिया में। ठीक है, एक हम देखते हैं इसका यूज, वो होता है क्या, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, तो एनाल्जेसिक, एंटी डायरियल, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। एक हम देखते हैं एंटीटसिव, क्या देखते हैं, एनाल्जेसिक पेन में, डायरियल जो डायरिया में यूज आती है, एक ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, एक 5th नंबर की जो क्रेनियल नर्व होती है वो होती है ट्राइजेमिनल नर्व बोलते हैं। तो एक तो क्या हो गई ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, एंटीटसिव। एक जो अगला आता है वो आता है प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन, प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन। कौन सा होता है, प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन। तो एनाल्जेसिक, एंटी डायरियल, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, एंटीटसिव, प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन। लेबर पेन, इसमें लेबर पेन, एक आता है लेबर पेन, और एक हम देखें ओपियम विथड्रावल, ओपियम विथड्रावल सिंड्रोम। ठीक है, तो हमने देखते हैं इसके जो यूजेज कि भाई हम ओपियोइड एनाल्जेसिक को किस तरीके से कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो उसमें हम देखते हैं यूजेज, एनाल्जेसिक यानी कि जो पेन रिमूवर या पेन किलर जिनको बोला जाता है, पेन किलर बोला जाता है। एक आता है एंटी डायरियल जो डायरिया में यूज आती है वो आती है एंटी डायरियल। ठीक है, एंटी डायरियल। इसके बाद में ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, की अगर हम डीओसी देखें तो क्या होती है, फेंटेनाइल और ड्रोपेरिडोल, फेंटेनाइल प्लस ड्रोपेरिडोल, फेंटेनाइल और ड्रोपेरिडोल। फेंटेनाइल और ड्रोपेरिडोल यानी एफ डी से याद रखना है, ट्राइजेमिनल। अब बात करें हम ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया क्या होता है, तो ट्राइजेमिनल एक क्रेनियल नर्व है और जो 5th नंबर का है, यानी कि 5th नंबर का क्रेनियल नर्व है, 5th नंबर क्रेनियल नर्व है और उसको बोला जाता है, उसका नाम है ट्राइजेमिनल मतलब इसकी 3 ब्रांचेज होती हैं। और न्यूरल्जिया यानी जहाँ पे पेन होता है, तो पेन कहाँ पे होता है, यहाँ मम्स के आसपास, जैसे ये होते हैं गलसुए के आसपास, यहाँ पे पेन होता है और ज़बरदस्त पेन होता है। इसकी ब्रांचेज होती है, तो आई पे पास भी जाती है ट्राइजेमिनल, 3 जगह जाती हैं। और
न्यूरैल्जिया बहुत ज़्यादा यानी लगभग पूरे फेस पर ही जैसे ऐसे बटी हुई है इसकी जो ट्राइजेमिनल नर्व, तीन तीन इसकी जो नर्व जाती हैं, मतलब 3 ब्रांचेज जाती हैं। तो और वो क्या होता है, इसकी वजह से पेन होता है, पेन बहुत ज़बरदस्त पेन होता है चेहरे पर पेन होता है। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फेंटेनाइल और ड्रोपेरिडोल। इसको याद करते हैं किससे, कि अगर चेहरे पर पेन हो तो FD करवाएंगे, तो F से फेंटेनाइल और ड्रोपेरिडोल। अब हम बात करते हैं एंटीटसिव। एंटीटसिव में तो आपको पता है कोडीन यूज करेंगे। एंटीटसिव में क्या यूज करेंगे, कोडीन। एंटीटसिव में क्या होती है, कोडीन यूज करेंगे। प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन में हमने देखा कि अगर कोई किसी को जनरल एनास्थेटिक दे रहे हैं और जनरल एनास्थेटिक देने से पहले उसको कोई पेन होता है तो उसके लिए हमने देखा था मॉर्फिन और पैथिडीन। मॉर्फिन और पैथिडीन यूज करते हैं। लेबर पेन बहुत ही सीवियर पेन होता है, और जो डिलीवरी से पहले का जो पेन होता है, जो डिलीवरी के लिए पेन होता है, उसको बोला जाता है लेबर पेन। लेबर पेन में हम कौन से ड्रग यूज करते हैं, पैथिडीन। लेबर पेन में की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, पैथिडीन और ओपियम विथड्रॉवल सिंड्रोम। अब बात करते हैं ओपियम विथड्रॉवल सिंड्रोम। जैसे कोई ओपियम को कंटिन्यू कर रहा है तो उसका जो सिम्टम आते हैं, और एक जो जिसने ओपियम जस्ट छोड़ा ही है, तो जिसने ओपियम छोड़ा ही है, इनकी ओपियम विथड्रॉवल, ओपियम से अभी दूर गए ही है, तो उसको जो ओपियम से दूर होने के बाद जो सिम्टम्स आते हैं उनको बोला जाता है ओपियम विथड्रॉवल सिंड्रोम। अब हम क्या करते हैं भाई, ओपियम विथड्रॉवल सिंड्रोम, उसको ओपियम की आदत हमको छुड़वानी है, तो हम क्या करेंगे, ओपियम तो दे नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ओपियम तो हमको उससे छुड़वानी है, तो ओपियम तो हम देंगे नहीं, तो हम क्या देंगे, हम देंगे ओपियम की सी ही शक्ल का कोई आदमी। मतलब जैसे बोला जाता है ना कि जैसे किसी को कोई चीज़ से मना करना हो तो उसको रिप्लेस करें, तो रिप्लेस कम से कम ऐसा हो कि जो उसकी तरह से दिखे। तो जैसे हमको ओपियम से किसी व्यक्ति को दूर हटाना है तो हमको ओपियम की जैसी ही कोई ड्रग यूज करनी पड़ेगी, और जो ओपियम से सिमिलरिटी है तो वो है मेथाडोन। कौन सी यूज करते हैं हम, मेथाडोन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे हम, मेथाडोन। ओपियम विथड्रॉवल सिंड्रोम, मेथाडोन यूज करेंगे। अब आप एक चीज सोचो, ओपियम विथड्रॉवल सिंड्रोम, ओपियम अगर आदमी अफीम ले लेता है तो वो हाइपर एक्टिव होता है। इसमें अगर मैं आपको वो सिम्टम्स बताऊंगा, इसका जो आता है यूफोरिया, इसमें क्या होता है, यूफोरिया को बोला जाता है आनंद यानी जो आदमी मजे में रहता है, हाइपर एक्टिव रहता है, तो उसको ओपियम, अब उसकी ओपियम छूट गई, यानी उसका मजा था वो किरकिरा हो गया। जो उसको मजे में रहता था हमेशा, वो मजा किरकिरा हो गया, तो वो पहले हमेशा डॉन बना घूमता था। अब हमको दोबारा उसको डॉन बनाएंगे तो दोबारा ओपियम नहीं देंगे, हम उसको एक दूसरा डॉन दे देंगे, ले भाई तेरे को डॉन बनने का ज्यादा शौक है, तू डॉन बन। तो हम कौन सा डॉन देंगे, हम उसको डॉन देंगे मेथाडोन देंगे। क्यों, क्योंकि उसको डॉन ही बने रखना है हमको, क्योंकि वो ओपियम खा के मस्त रहता था, एकदम मस्त डॉन की तरह रहता था। तो अब हमको ओपियम छुड़वानी है तो हम उसको मेथाडोन दे देंगे, तो वो एकदम डॉन बना रहता था, तो अब भी डॉन ही बना रहेगा। ठीक है, तो ये था ओपियम विथड्रॉवल सिंड्रोम। तो ये था इसके यूजेज के बाद अब हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो आता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। ये यूजेज का मतलब तो है कि हम किन किन कंडीशंस में ओपियम एनाल्जेसिक दे सकते हैं, और कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती है कि हमको कहाँ ओपियम एनाल्जेसिक को अवॉइड करना है। ठीक है, कहाँ अवॉइड करना है वो हम देखेंगे कि भाई हम ये ओपियम एनाल्जेसिक को अवॉइड कहाँ करें। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या बोला जाता है, कॉन्ट्रा
कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन में कहाँ हमको अवॉइड करना है, तो पहला तो आता है कहाँ, एक तो आता है हेड इंजरी, हेड इंजरी में हम ओपियोइड एनाल्जेसिक यूज नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा आता है ब्रोंचाइल अस्थमा, ब्रोंचाइल अस्थमा यानी कि हेड इंजरी। अगर किसी को हेड इंजरी है तो हम उसको यूज नहीं करेंगे। और एक कब यूज नहीं करेंगे, ब्रोंचाइल अस्थमा यूज नहीं करेंगे। और एक जो अगला आता है बीपीएच, एक तो हेड इंजरी में अवॉइड कर दिया, एक कर दिया ब्रोंचाइल अस्थमा यानी कि जो ब्रोंचाइल अस्थमा में अवॉइड करते हैं, एक होता है बीपीएच। अब बात आती है बीपीएच। बीपीएच क्या होता है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी। क्या होता है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी। अब बात करते हैं बिनाइन की। बिनाइन क्या होता है, बिनाइन होती है एक दो सेल्स होती हैं, एक बिनाइन, एक होती है कैंसीरियस, एक नॉन कैंसीरियस। नॉन कैंसीरियस सेल जो होती है, नॉन जैसे सेल का इनलार्जमेंट, जैसे सेल बड़ी होना, तो सेल बड़ी होना तो अब दो तरीके से होती है, एक तो बिनाइन और एक मैलिग्नेंट। अगर कोई कैंसीरियस सेल है, वो सेल जिसके बढ़ने से कैंसर होता है, तो वो तो होती है मैलिग्नेंट। और जिसको नॉन कैंसीरियस स्टेज वाली होती है वो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी। इसमें क्या होता है, मोस्टली मेल्स के अंदर ये प्रॉब्लम होती है। इसमें प्रोस्टेट की साइज बढ़ जाती है, और प्रोस्टेट की साइज अगर बढ़ गई तो जैसे प्रोस्टेट की साइज बढ़ने के बाद में जैसे ओल्ड एज में होती है यह प्रॉब्लम। किन में होती है, मोस्टली ओल्ड एज पेशेंट में होती है, ओल्ड एज पेशेंट में होती है। इसमें क्या होता है, जो जहां से यूरेथ्रा स्टार्ट होता है, जैसे यूरेथ्रा स्टार्ट होता है आपका, जैसे ये यूरेथ्रा है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पे ऐसे होती है। जब इनकी साइज बढ़ जाती है, तो जैसे इनकी साइज बढ़ेगी तो ये जो डायमीटर है जहां से यूरिन पास होता है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। तो आदमी को, तो जैसे ओल्ड एज जो पेशेंट होते हैं, जो ओल्ड एज पर्सन में यूरिन रुक कर आता है, जिसको बोला जाता है ड्रिपलिंग साइन ऑफ यूरिन। वो किस में होता है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, ठीक है। तो बीपीएच में भी उसको अवॉइड करते हैं। तो एक तो बताया था हेड इंजरी, एक बता दिया ब्रोंचाइल अस्थमा, एक हो गई बीपीएच, और एक हो गया हाइपोटेंशन में अवॉइड करते हैं, और एक हो गया हाइपोवोलेमिक शॉक। क्या हो गया, हाइपोवोलेमिक शॉक। हेड इंजरी, ब्रोंचाइल अस्थमा, बीपीएच बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, हाइपोटेंशन और हाइपोवोलेमिक शॉक। तो ये हो गई कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी कि इन कंडीशंस में हमको ओपियोइड एनाल्जेसिक यूज नहीं करने हैं। बीपीएच में नहीं करना है, हेड इंजरी में नहीं करना है, ब्रोंचाइल अस्थमा में नहीं करना है, हाइपोटेंशन में नहीं करना है, और हाइपोवोलेमिक शॉक जहां ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है तो आदमी को शॉक लगता है, तो उसमें भी हमको अवॉइड करना है। अब देखना है हमको एक बार हम देखें जो ओपीएम रिसेप्टर, उसके बाद देखेंगे हम साइड इफेक्ट। ओपीएम रिसेप्टर की बात करें, बात आती है ओपीएम रिसेप्टर।
ओपियम रिसेप्टर में हम देखेंगे कि 3 तरीके से रिसेप्टर होते हैं, 3 तरीके के। पहला होता है म्यू, सेकंड होता है कप्पा और थर्ड होता है डेल्टा। ठीक है, म्यू, कप्पा, डेल्टा। म्यू किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? यूफोरिया। किसके लिए? यूफोरिया। कप्पा किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? सीडेशन। सीडेशन। और डेल्टा, डेल्टा किसके लिए? इम्यूनो मोडुलेशन। इम्यूनो मोड्यूलेशन। ठीक है, तो यूफोरिया, यूफोरिया जैसे ओपियम लिया, ओपियम के आदी लोग क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ओपियम से यूफोरिया होता है, ओपियम में यूफोरिक कंटेंट होता है। यूफोरिया का मतलब होता है आनंद, आनंद की अनुभूति होना, म्यू रिसेप्टर के कारण होता है और इससे आनंद होना, और फिर आदमी सोता है तो सीडेशन और इम्यूनो मॉड्यूलेशन। ये ओपियम रिसेप्टर के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन था। अब हमारा जो अगला पॉइंट आता है, देखो डिस्क्रिप्शन हो गया, यूजेज हो, क्लासिफिकेशन हो गया, यूजेज हो गए, इसके बाद में कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो गया। अब हमारे आते हैं साइड इफेक्ट। क्या आते हैं? साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स की अगर बात करें तो साइड इफेक्ट्स होते हैं, एक तो होता है, अब याद रखो कि एक तो पिन पॉइंट प्यूपिल, पिन पॉइंट प्यूपिल। क्या होता है पिन पॉइंट प्यूपिल? एक होता है बाइलियरी कोलिक, बाइलियरी कोलिक पेन। एक होता है पिन पॉइंट प्यूपिल, देखा, बाइलियरी कोलिक पेन। ठीक है, बाइलियरी कोलिक पेन, पिन पॉइंट प्यूपिल। और हम इसके और जो साइड इफेक्ट देखें तो उनमें ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन, ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन। और आगे बढ़े, जैसे पिन पॉइंट प्यूपिल, बाइलियरी कोलिक पेन, ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन। एक आता है सुप्रेस वेसोमोटार सेंटर, वेसोमोटार सेंटर। ठीक है, क्या? पिन पॉइंट प्यूपिल, बाइलियरी कोलिक पेन, ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन, सुप्रेस वेसोमोटार सेंटर। जब वेसोमोटार सेंटर सुप्रेस हो जाएगा तो क्या होगा? हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन क्यों होगा? क्योंकि जो वेसोमोटार सेंटर है, जो ब्लड वेसल्स की विड्थ है उसको रेगुलेट करता है, ब्लड वेसल्स की जो विड्थ है उसको रेगुलेट करता है। तो जब वो डिप्रेस हो जाएगा तो वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, और प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट अगर नहीं कर पाया तो वो डायलेट हो जाएंगी, और डायलेट हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है तो इसको क्या बोला जाता है? हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम किसके साथ होती है? ओपियम के साथ में, ओपोइड एनाल्जेसिक्स के साथ में किसकी प्रॉब्लम होती है? हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम होती है। तो एक देखा पिन पॉइंट प्यूपिल, बाइलियरी कोलिक पेन, ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन, सुप्रेस वेसोमोटार सेंटर, बीपी कम हो जाता है। एक कॉमन जो चलता है, मोस्टली ड्रग्स में लिख देते हैं, नोजिया एंड वमिटिंग। नोजिया, वमिटिंग, ये कॉमन साइड इफेक्ट है। हम लगभग सभी ड्रग्स में इसको लगभग सभी ड्रग्स में लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है हम सब में ही लिखेंगे। लगभग सभी ड्रग्स में नोजिया, वमिटिंग, गैस्ट्रिक अपसेट, कुछ प्रॉब्लम्स होती है वो हम लिख सकते हैं। लेकिन याद रखना, अगर कोई एंटी इमेटिक ड्रग हम पढ़ रहे हो, कौन सी ड्रग पढ़ रहे हो? एंटी इमेटिक ड्रग पढ़ रहे हो, और उसमें अगर नोजिया वोमिटिंग साइड इफेक्ट हो तो वो बिल्कुल नहीं हो सकता,
क्योंकि जो चीज़ें नोज वॉमिटिंग को कंट्रोल कर रही है वो उनका साइड इफेक्ट कैसे हो सकता है। तो मोस्टली ड्रग्स में तो ये हो सकता है, लेकिन अगर हम बात करें एंटी ईमेटिक ड्रग्स की बात करें तो नोज वॉमिटिंग साइड इफेक्ट नहीं हो सकता है। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है, वो बचा है ओपियम एंटागोनिस्ट। क्या बचा है? ओपियम एंटागोनिस्ट। ओपियम एंटागोनिस्ट का फार्मा में और मेडिकल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। किसी भी चीज की ओवर एक्टिविटी हो, हमें उसका एंटागोनिस्ट यूज करना पड़ता है, क्योंकि अगर किसी चीज की ओवर एक्टिविटी हुई तो वो बॉडी में प्रॉब्लम पे क्रिएट करेगा, तो हमें उसका एंटागोनिस्ट यूज करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे ओपोइड एंटागोनिस्ट। हमारा अगला पॉइंट क्या है? ओपोइड एंटागोनिस्ट। ठीक है, क्या देखेंगे हम? ओपोइड एंटागोनिस्ट। अब ओपोइड एंटागोनिस्ट में क्या आता है, जैसे इसमें हम 3-4 एग्जांपल लेते हैं ओपोइड एंटागोनिस्ट के। तो एक तो आता है नेलोक्सोन। क्या आता है? नेलोक्सोन। दूसरा आता है नेलमेफीन। तीसरा जो आता है वो आता है नेलोक्सोन, नेलमेफीन। एक आता है नेलोरपाइन। कौन सा आता है? नेलोरपाइन। नेलोक्सोन, नेलमेफीन। एक आता है नेल्ट्रिजोन। कौन सा आता है? नेल्ट्रिजोन। तो हमने देखा ओपोइड एंटागोनिस्ट में नेलोक्सोन, नेलमेफीन, नेल्ट्रिजोन और नेलोरपाइन। अब इनके बीच में थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो डिस्क्रिप्शन का हमारे जो आता है नेलोक्सोन को बोला जाता है कि ये है आईवी। नेलोक्सोन कैसे यूज होता है? आईवी, यानी कि इंजेक्टेबल नेलोक्सोन आईवी यूज होता है। और बात आती है नेलमेफीन और नेल्ट्रिजोन। नेल्ट्रिजोन ये ओरली यूज होते हैं। कैसे यूज होते हैं ये? ओरली, यानी कि हम ओरल यानी डायरेक्ट मुख से यूज करते हैं। उसका जो पोर्टल ऑफ एंट्री की बात करें तो क्या है? माउथ। नेलोक्सोन आईवी इंजेक्टेबल है। अब बात आती है नेलोरपाइन की बात आती है। नेलोरपाइन क्या होता है? एक इंपॉर्टेंट बात है कि नॉट ए प्योर एंटागोनिस्ट। नॉट ए प्योर एंटागोनिस्ट। जैसे एग्जाम में अब हम बात करें कि अगर ओपोइड एंटागोनिस्ट है तो उसमें से अगर क्वेश्चन बना तो क्या होगा? जैसे भाई इसमें पूछेगा कि कौन सा ओपियम का एंटागोनिस्ट है जो आईवी यूज होता है, तो इसका क्वेश्चन बनेगा विच ओपियम एंटागोनिस्ट इज यूज्ड इंट्रामस्कुलरली। कौन सा? इंट्रावीनस, यानी कि विच ओपियम एंटागोनिस्ट इज यूज्ड इंट्रावीनस। ये पूछ लेगा कि दे देगा इनमें से जैसे 3-4 ये दे दिए, इनके नाम दे दिए और इनमें से पूछ लिया कि बताओ कि इनमें से कौन सा इंजेक्टेबल ओपोइड एंटागोनिस्ट है। तो विच वन ऑफ दीज इज इंजेक्टेबल एंटागोनिस्ट? तो नेलोक्सोन याद रखना है, आईवी इंट्रावीनस में इंजेक्शन लगता है। अब बात आती है नेलमेफीन और नेल्ट्रिजोन, ये ओरल यानी कि ये मुख से डायरेक्टली माउथ से एंट्री करते हैं, इसकी पोर्टल ऑफ एंट्री माउथ है। और नेलोरपाइन ये होता है एनालाइल मॉर्फिन और इसको बोला जाता है नॉट ए प्योर एंटागोनिस्ट, कि ये है प्योर एंटागोनिस्ट नहीं है। इसको क्यों कौन सा? अब जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि 4 ऑप्शन दे देगा कि और पूछेगा कि इनमें से कौन सा एक ओपोइड एंटागोनिस्ट है जो कि प्योर एंटागोनिस्ट की कैटेगरी में नहीं आता है, यानी कि जो
प्योर एंटागोनिस्ट नहीं है तो चारों ऑप्शन देगा, और भी ऑप्शन दे सकता है। अपन को तो क्या देखना है, नेलोरपाइन, कि नेलोरपाइन हमको पता है कि नेलोरपाइन प्योर एंटागोनिस्ट नहीं है, नेलोरपाइन प्योर एंटागोनिस्ट नहीं है। नेलोक्सोन आईवी यूज होता है, नेलमेफिन नेल्ट्रिजोन ओरल यूज होते हैं। तो हमने देखा, डिस्क्रिप्शन देख लिया, क्लासिफिकेशन देख लिया, यूज, कॉन्ट्राइंडिकेशन, साइड इफेक्ट भी देख लिए, और ये था हमारा लास्ट क्या था, ओपोइड एंटागोनिस्ट। तो हमारा ओपोइड एनाल्जेसिक वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज 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 सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल